तो सदर ममलकत के पास चला गया है दस्तकों के लिए। अब मेरा ख्याल है कि इस बात का भी तो एहसास किया जाना चाहिए कि पार्लियामेंट एक मुल्क का सबसे बड़ा इदारा है, तो उसकी जो अपना एक सैंक्टिटी है उसको भी मेरा ख्याल है कि रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया है, जो पाकिस्तान के अंदर मेजॉरिटी जो जजेस हैं उन्होंने भी मेरा ख्याल है कि कोई कसर नहीं छोड़ी, अपनी राय का इजहार हर तरीके से कर दिया है। सिविल सोसाइटी कह रही है भाई, तो फिर जब सबकी एक मुत्तफ़िका आवाज़ है तो फिर ज़िद क्यों है? किस बात की ज़िद है? क्यों इसरार किया जा रहा है कि ये 3 जजेस ही जो है वो बेंच पे रहेंगे? ये एक कौमी इशू है भाई, ये कोई छोटा मोटा कोई इशू नहीं है, किसी कोई ट्रक का इशू नहीं है, कोई रेडी वाले का कोई मसला नहीं है, या किसी का प्लॉट खाली कराने का मामला नहीं है। ये तो एक कौमी इशू है, बहुत बड़ा कौमी इशू है। और सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे माशाल्लाह जज साहिबान हैं, तो सिर्फ ये 3 क्यों? और मैं ये समझता हूँ कि हर केस में ये 3 लोग आगे आ जाते हैं और पाकिस्तान की तकदीर के फैसले करते हैं। भाई 2017 में भी इसी किस्म का बेंच बना था जिसने पाकिस्तान को आज उस जगह पे ला खड़ा किया है जहां यानी कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल तारीख हो गया है। नज़र आता है, अल्लाह ना करे कि तारीख हो, लेकिन तारीख नज़र आता है। आप ज़रा इसका थोड़ा सा मुआजना कर लें। 2017 में जब नवाज शरीफ पाकिस्तान का वज़ीर आज़म था तो किस तरह के हालात थे मुल्क के अंदर, और आज 2017 के बाद क्या हालात दरपेश हैं पाकिस्तान में। तो मैं तो समझता हूँ कि अपनी कौम से मैं ये कहूँगा कि मेरी कौम के लोगों, देखो, अपनी आंखें खोलो, ये आपके साथ बड़ा घिनौना मजाक हो रहा है। ये पहले 2017 में कितना अच्छा पाकिस्तान था, आप सब लोग खुश थे या नहीं थे? मुझे ज़रा बताएं कि आपको माशाल्लाह पेट भर के रोटी मिलती थी, आप लोग के ख़ानदान यानी खुशी के साथ अपना गुजारा करते थे। लेकिन आज 2017 के बाद आप मुझे बताएं कि क्या हालात हैं। 2017 से पहले तो मैं थोड़ा सा आपको एक पेश करता हूं कि उस वक्त कीमतें क्या थी। डॉलर 105 रुपये था, और उसके बाद चीनी 50 रुपये थी, आटा 35 रुपये किलो था, पेट्रोल 65 रुपये किलो था, और बहुत सारी सब्जियां 10-10 रुपये किलो मिलती थी, और बिजली का बिल बहुत कम होता था। और बिजली भी आपके घरों में आ गई क्योंकि हमने अल्लाह के फजल व करम से लोड शेडिंग का खात्मा किया, और बिजली के बिल भी इतने आते थे कि आप बड़ी आसानी के साथ अदा करते थे। मोटरवेज मुल्क में बन रही थी, दहशत गर्दी ख़त्म हो रही थी या ख़त्म हो चुकी थी, लोड शेडिंग ख़त्म हो गई थी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बुलंदी की बुलंद तरीन सतह पे थे, यानी कि बुलंद तरीन सतह पे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे। आज 2017 के बाद $1 बिलियन के लिए पाकिस्तान को जाके तो अपने दोस्तों से दरख्वास्त करनी पड़ती है कि हमें $1 बिलियन दे दें। हमें इतनी अच्छी कौम को क्या भिखारी बना दिया है, और ये आपके बेंचों के फैसले ने। ये तो तसलसल लगता है मुझे वही 2017 का जो आज हो रहा है, मैं बिल्कुल उसको उसी नज़र से देख रहा हूँ। मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ अपनी कौम को। प्लीज़ अपनी आंखें खोलें। ये पाकिस्तान के साथ उन्होंने बड़ा घिनौना मजाक किया, और आज पाकिस्तान को खुदा न खासा तबाही के धाने लाके खड़ा कर दिया है इन्हीं बेंचेस के फैसलों ने। और आज फिर कोई पता नहीं फैसला जो करने जा रहे हैं, और वही 3 जजेस जो उस वक्त भी नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करने के अंदर शामिल थे।
ان میں سے یہی لوگ، باقی تو ریٹائر ہو گئے ہیں. یہ ثاقب نثار ریٹائر ہو گئے ہیں، جسٹس کھوسا ریٹائر ہو گئے ہیں، جسٹس وہ جو شیخ صاحب تھے وہ ریٹائر ہو گئے ہیں. تو مجھے ذرا بتائیں کہ آج قوم کو جواب دیں گے کہ نواز شریف کو کیوں بھائی آپ نے ڈسکوالیفائی کیا تھا، اور یہ دن دکھایا آج پاکستان کو کہ پاکستان اتنا مقروض ہو گیا ہے، اور ایک ارب ڈالر کے لیے اللہ نہ کرے میرے منہ سے ایسے الفاظ نکلے، بھیک مانگنے پہ لگا دیا ہے. اس وقت تو ہم نے IMF کو خیر بات کہہ دیا تھا، ہم نے کہا تھا تھینک یو ویری مچ، بہت اچھا، بس ہمارا ملک کتنا اچھا چل رہا تھا، اور ہم خواب دیکھ رہے تھے کہ انشاءاللہ پاکستان آئندہ آنے والے چند سالوں میں دنیا کے 10-20 جو سب سے ترقی یافتہ ملک ہیں ان میں شامل ہو جائے گا. آج کے فیصلے پتہ نہیں کہاں لے کے جائیں گے اس ملک کو. ابھی جو فیصلہ کرنے جا رہے ہیں بھائی، بچو اس فیصلے سے. جو کر سکتے ہو کرنا چاہیے، آپ کو کھڑے ہو جائیں. آپ اپنا جو ہے نا وہ ایسے لوگوں کے خلاف جو پاکستان کو تباہی کے کنارے پہنچانا چاہتے ہیں، کہاں لے کے جائیں گے مجھے سمجھ نہیں آتی. اس فیصلہ، اگر یہ فیصلہ خدا نخواستہ آیا، ڈالر آپ کا 500 روپے ہو جائے گا. اور آج مجھے بتائیں، میں ابھی بھول گیا کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کی، غریب بچیوں کی شادی ہوتی ہے. ایک تولہ جو میرے زمانے میں جو 50,000 روپے تولہ ملتا تھا، آج 2,07,000 روپے پہ پہنچ چکا ہے. اب غریب اپنی بچی کے کس طرح سے ہاتھ پیلے کرے گا، کیسے اس کا بیاہ کرے گا، کیسے اس کی شادی کرے گا. یہ بہت تکلیف دہ باتیں ہیں جو کھاتے پیتے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، حکمران طبقے کی سمجھ میں نہیں آتی یہ باتیں. تو بھائی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم نے تو پتہ نہیں اس ملک کو کیا کہاں سے کہاں اس کو لے گئے ہیں، کیا بنانا شروع کر دیا ہے. غریب کو تو بھول ہی گئے ہیں. آج تو ان سے دوائیوں کے بل نہیں پے کیے جا سکتے. ایک زمانہ تھا کہ دوائیاں پہنچ میں تھیں، سستی تھیں اور مفت ملتی تھیں، اور آج دوائیوں کے لیے پیسے نہیں ہیں، علاج معالجے کے لیے پیسے نہیں ہیں. اپنی جائیداد بیچنی پڑتی ہے. کوئی بڑی بیماری آ جائے گھر میں تو گھر والوں کے پاس سوائے آنسوؤں کے اور کچھ نہیں ہوتا. یہ پتہ نہیں کیوں نہیں یہ سیاست ہو رہی ہے یہاں پہ. ایک بندے کی خاطر آپ جو ہے نا وہ اس طرح کے فیصلے سناتے ہیں، اور آپ کو کوئی خیال نہیں ہے آج تک کبھی آپ نے اس بات کا سو موٹو لیا کہ ابھی جیسے شوکت صدیقی نے جو باتیں کی ہیں، اور پھر ابھی یہ جو سابق چیف عوامی اسٹاف جنرل باجوہ جو باتیں کر رہے ہیں، اس پہ سو موٹو نہیں بنتا کہ بھی نواز شریف کے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی، نواز شریف کے خلاف غلط فیصلہ سنایا گیا تھا. تو بہت بندے کے تو ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے، لیکن اس کا کوئی سو موٹو نہیں لیتا. ان چیزوں کا سو موٹو لے رہے ہیں، اور جو ہے نا وہ اپنی مرضی سے معاملات کو آگے چلایا جا رہا ہے، اور مرضی کے فیصلے ٹھونسنا چاہتے ہیں اس قوم پہ. لیکن یہ قوم عہد کر لے کہ اس نے ایسا نہیں ہونے دینا جو پاکستان کو تباہی سے دوچار کرے. ایسا کبھی نہیں کوئی کام ہم نے ہونے دینا، نہ کرنا ہے نہ ہونے دینا ہے. یہ میرا آپ کو مشورہ ہے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ ایسے فیصلوں سے ملک کو بچائے گا. میاں صاحب کیا یہ لگتا ہے کہ آپ کی باتوں سے یہ تاثر جاتا ہے کہ یہ جو موجودہ بینچ ہے، آپ نے کہا جی یہ تسلسل ہے 2017 کا، تو یہ بینچ اگر کوئی فیصلہ دیتا ہے تو وہ کس طور پہ آپ کے لیے کیسے لیں گے اس کو؟ بھائی سیدھی بات ہے کہ جو بینچ ہی قبول نہیں ہے تو اس کا فیصلہ کیسے قبول ہوگا؟ سیدھی بات ہے، اور قبول ہونا بھی نہیں چاہیے. اور میں بالکل سمجھتا ہوں کہ جس بینچ کے اوپر اتنے اعتراضات، اور پھر کوئی یہ ڈیمانڈ کہ جی فل کورٹ بنائیں، اس کا فیصلہ سب کو قبول ہوگا. تو وہ اگر نہیں بنتا تو پھر یہ 3 کا بینچ کیوں؟ اس میں کیا مصلحت ہے؟ اس میں کیا جو ہے نا وہ اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما ہے؟ یہ میرا خیال ہے کہ
पूरी कौम को समझने की ज़रूरत है। मियां साहब को कहा ये क्या चीज़ है फिर? वाई अ बेंच ऑफ 3 जजेस, वाई नॉट फुल कोर्ट? फुल कोर्ट में हमें भी उसमें अपना पूरा एतमाद है, लेकिन ये वो जज हैं जिसमें से मैंने पहले अर्ज़ किया है कि 2 तो वो हैं जिसने नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फैसले दिए और पीछे हर फैसला हमारे ख़िलाफ़ ही आता जा रहा है और वो जजेस वहाँ बीच में बैठे हुए हैं। एक रिक्यूज़ कर दिया, उसके बावजूद वो बेंच पे मौजूद है, जो वहाँ पे एक साहब हैं इस बेंच के अंदर। मियां साहब, चीफ जस्टिस साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि उन पे बहुत प्रेशर है इस्तीफ़ा देने के लिए, क्योंकि पिछले दिनों में जो मामलात हुए हैं उनके अपने अंदर से ऐसी आवाज़ें उठी हैं जिन्होंने उनके फैसलों पे जो है अदम एतमाद किया है, और जिस तरह से प्रोसीडिंग की गई हैं ये जो फैसला 3 जजों हो रहा है, इसमें पूरी कौम का अदम एतमाद है। किसी एक शख्स का अगर नहीं तो उसका नाम इमरान खान है। क्या इमरान खान के लिए हमने सारे फैसले करने हैं? इमरान खान की खातिर हमने सारे बेंच बनाने हैं? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज ये कहा है, जो समाअत थी, कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए और बाज़ रिपोर्ट्स आई हैं कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो क्या आप समझते हैं कि उनके ऊपर ये इतना प्रेशर ज़्यादा है या जो हालात जिस नैज पे पहुंच चुके हैं? मैंने भी सुना है जी, आंखों में आंसू आए हैं। अगर आंखों में आंसू अल्लाह के डर से आए तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो उस जानिब जाना चाहिए सारा मामला। अगर मैं आप आगे कुछ नहीं कह सकता। देखिए, उन्होंने जस्टिस शौकत सिद्दीकी जो जस्टिस मज़ार अली नकवी की मुख्तलिफ ऑडियोज़ आई हैं जिसमें वो परवेज़ इलाही से बात कर रहे हैं और दीगर वो ट्रक वाली भी एक ऑडियो, उस हवाले से आज चीफ जस्टिस से अनाउंस किया है कि वो जस्टिस मज़ार अली नकवी को प्रोटेक्ट करेंगे और ये उन्होंने इंडिकेट किया कि शायद वो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दें उन लोगों के ख़िलाफ़ जो इन चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हैं। तो आप कैसे देखते हैं कि अगर तो लेट्स से क्वांटम प्रोसीडिंग्स अगर वो शुरू करते हैं, और जस्टिस मज़ार अली नकवी के हवाले से आप क्या समझते हैं कि उसकी तहकीकात होनी चाहिए? जस्टिस मज़ार अली नकवी का केस तो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना चाहिए, और उन्होंने जो कहा है और जो उनके बारे में शवाहिद आए हैं उसकी पूरी जो है ना वो ऑडियो लीक्स भी हैं, वीडियो लीक्स भी हैं, तो ये मेरा ख्याल है कि एक फ़िट केस है एहतसाब के हवाले से। तो मेरा ख्याल है कि इसमें तो कोई शुबा ही नहीं होना चाहिए। और फिर अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, इंसान अपने दोस्तों से पहचाना जाता है। जिस शख्स का दोस्त इस तरह के लोग होंगे जिसका नाम आप ले रहे हैं, तो फिर तो खुदा ही हाफिज़ है हमारी जुडिशरी का भी, हमारी अदालतों का भी, हमारे इंसाफ का। मियां साहब, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो दीगर जजेस हैं क्या वो इतनी अहमियत नहीं रखते कि जिस तरह वो एक तरफ सदा बुलंद कर रहे हैं कि नाइंसाफी हो रही है? आपके जो सवाल के मजीद जवाब जी, एक वो जज हमारे हैं शौकत सिद्दीकी साहब, उन्होंने जो कहा है उसकी तो फिर कम से कम तहकीकात कर लेते। उनको तो निकाल के बाहर किया क्योंकि वो बात वो कर रहे थे जो कि साकिब निसार के मिजाज के ख़िलाफ़ थी, लेकिन बात सच थी। उनको इंसाफ देने की बजाय उनको सिरे से फारिग कर दिया। जहाँ इंसाफ का ये मेयार हो तो उस निज़ाम इंसाफ का खुदा हाफिज़। अच्छा, साकिब निसार साहब और फैज़ हमीद साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो अभी भी एक्टिव हैं और जुडिशरी के कई जजेस से उनके राब्ते भी हैं और वो मैनेज कर रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जो मौजूदा बेंच है ये एक सियासी पार्टी बन चुका है और इन हालात में मुल्क में अगर इंतखाबात होते हैं तो वो मज़ीद खराबी का बायस बनेंगे? आपने साकिब निसार साहब की भी ऑडियो लीक सुनी होगी। वो मेरे ख्याल है उनके बारे में मेरे जवाब से ज़्यादा अहमियत रखती है। वो सुन लें तो फिर आपको पता लग जाए कि साकिब निसार साहब क्या कर रहे हैं। और साकिब निसार साहब की वो भी ऑडियो लीक है जिसमें उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ को और मरियम को सज़ा देनी है, इमरान खान को लाना है। जब वो चीफ जस्टिस थे उन्होंने ये बात कही, उसकी भी